वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? तो निर्वाचन की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा था नामांकन पत्रों का भरा जाना। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? नामांकन पत्रों की संवीक्षा, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म। जो भी नॉमिनेशन फॉर्म है उसका क्या होगा? स्क्रूटनी होगा। तो आज का स्टेप होगा हमारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नामांकन पत्रों की संवीक्षा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? नामांकन पत्रों की संवीक्षा, स्क्रूटनी। तो आखिर नामांकन पत्रों की संवीक्षा होती क्या है? तो सबसे पहले हमको क्या टर्म को समझना पड़ेगा कि संवीक्षा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? संवीक्षा, स्क्रूटनी। ठीक, संवीक्षा स्क्रूटनी होती क्या है? तो ये क्या होता है? जो नामांकन पत्र है जो अभ्यर्थी द्वारा क्या होगा? भरा जाएगा। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी क्या करेगा? आपका नामांकन पत्र भरेगा। तो नामांकन पत्रों की वैधता, मतलब वो वैध है या अवैध है, सही तरीके से फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया है। तो नामांकन पत्रों की वैधता, सही या गलत सब लिख लेते हैं ब्रैकेट में, सही या गलत। ठीक है, तो नामांकन पत्रों की वैधता की जांच करना ही क्या कहलाता है? संवीक्षा कहलाता है। ठीक है, स्क्रूटनी कहलाता है। समझ आ गया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा क्या होती है? तो जो भी अभ्यर्थी क्या है, अपना एक बायोडाटा भरता है नामांकन पत्र में। उसमें क्या करता है? वो शपथ पत्र लगाता है। अभ्यर्थी अपना शपथ पत्र लगाएगा, प्रस्तावक का क्या लगाएगा? उसका सिग्नेचर किया हुआ एक दस्तावेज लगाएगा। ठीक है, उसमें अपना प्रतिभूति निक्षेप जमा करेगा। ये सारी चीजें अब क्या करेगा? नामांकन पत्रों में डालने के बाद क्या करेगा? जो रिटर्निंग अधिकारी है उसके कार्यालय में उसको जमा कर देगा। ठीक है, अब जब नामांकन पत्रों को जमा कर दिया जाता है तो उसकी क्या होती है? अब संवीक्षा होती है। तो नामांकन पत्रों की वैधता की जांच करना ही क्या कहलाता है? आपका संवीक्षा कहलाता है। तो देखो कौन करता है? तो जमा कहाँ किए हैं? तो रिटर्निंग अधिकारी के पास। तो करेगा कौन? रिटर्निंग अधिकारी। ठीक, कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आपका रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी ही क्या करता है? आपका जो नामांकन पत्रों की संवीक्षा करता है उसकी वैधता की जांच करता है। ठीक है, अब देखो, अब सवाल आता है कि कब करेगा? अब जाहिर सी बात है भाई, जब फॉर्म जमा हो जाएगा, जब सब लोग अपना अपना फॉर्म जमा कर लेंगे उसके बाद करेगा। तो देखो कब करता है। ठीक, तो कब करेगा? जाहिर सी बात है जब सभी लोग अपना फॉर्म जमा कर लेंगे। और सब लोग अपना फॉर्म कब तक जमा करेंगे? तो अंतिम तिथि से। तो याद रखना, फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के ठीक अगले दिन, ठीक अगले दिन से क्या होती है? ठीक अगले दिन से क्या हो जाता है? जैसे ही फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आती है उसके ठीक अगले दिन से नामांकन पत्रों की समीक्षा चालू हो जाती है। और कौन करता है? तो रिटर्निंग अधिकारी करता है। अच्छा चलो इसको देखते हैं, अंतिम तिथि कब होता है। ठीक, अंतिम तिथि के बारे में देखते हैं। तो देखो, निर्वाचन की अधिसूचना, मैंने बताया था कि मतदान की तिथि से कम 20 दिन पहले क्या होना चाहिए? निर्वाचन की सूचना जारी की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। समय सारणी कौन तैयार करता है? मैंने बोला था कमेंट करके बताइएगा, लेकिन किसी ने आंसर ही नहीं दिया। तो जो समय सारणी है वो तैयार किया जाता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, लेकिन जो अधिसूचना है वो राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। और ये सूचना क्या है? अधिसूचना कम से कम मतदान की तिथि से 20 दिन पहले जारी होना चाहिए। ठीक है, तो अब अंतिम तिथि के बारे में देखते हैं। तो जिस तारीख को मतदान की अधिसूचना जारी होती है, अंतिम तिथि को मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? याद रखना, कभी पूछ देगा एग्जाम में। अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन आजकल जैसा क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो अंतिम तिथि क्या होती है? तो नामांकन की जब अधिसूचना जारी होती है, नामांकन का बोलता हूं निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से अगले 7 दिनों तक,
7 दिनों तक क्या कर सकते हैं हम लोग, नामांकन पत्र भर सकते हैं। और 7वां दिन क्या होगा, अंतिम दिन होगा। ठीक है, तो निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से अगले 7 दिनों तक क्या है आपका फॉर्म, जो नॉमिनेशन फॉर्म है भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। तथा यह 7वां दिन, जो 7वां दिन है वो क्या होगा, तथा यह 7वां दिन ये क्या होगा, अंतिम तिथि होगा, अंतिम तिथि या लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म भरने का क्या होगा, लास्ट डेट, अंतिम तिथि होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। कितने दिनों तक का, निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 7 दिनों तक मिलता है। अब सोचो कि अगर 7वां दिन अवकाश का पड़ गया, संडे पड़ गया, हॉलीडे, तो अगर 7वां दिन छुट्टी पड़ जाता है, सपोज क्या कितना तारीख को जारी हुआ, 1 तारीख को निर्वाचन की अधिसूचना जारी हुई। ठीक है, किसी भी महीने के 1 तारीख को निर्वाचन की अधिसूचना जारी हुई, तो उसका अंतिम डेट क्या होना चाहिए, 7 तारीख होना चाहिए कायदे से, क्योंकि 7 दिनों तक ही क्या होता है आपका फॉर्म भर सकते हैं, और 7 दिनों से ज़्यादा हुआ तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अंतिम तिथि को क्या होगा, अगर अंतिम तिथि क्या होना चाहिए, 7 दिन, और अगर ये 7वां दिन पड़ गया किसका, अवकाश का, अवकाश या हॉलीडे का, तब क्या होगा, अगर 7वां दिन हॉलीडे का पड़ जाता है तो ठीक है, 8 तारीख को कर लो, 8 तारीख अंतिम डेट हो जाएगा। और मान लो कि 8 तारीख भी अवकाश का पड़ गया, तब अगर 8 तारीख भी अवकाश का पड़ गया और सपोज दिवाली की ही छुट्टी पड़ गई, मान लो, तब तो विकट दिन का छुट्टी हो गया। तो अगर इसके लिए लिखा जाता है, दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर 7वां दिन क्या हो गया आपका, हॉलीडे, अवकाश का हो गया, अगर क्या हुआ आपका 7वां दिन अवकाश का दिन हो तो लिखना अगला कार्य दिवस, अगला कार्य दिवस। ठीक है, अगला कार्य दिवस अंतिम तिथि होगा। ठीक है, अगला कार्य दिवस क्या होगा आपका, अंतिम तिथि होगा। अगला कार्य दिवस कहने का मतलब कितनों दिन अब छुट्टी पड़ेगा, अगर 7वां दिन क्या पड़ रहा है, अवकाश का पड़ रहा है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट, चाहे वो 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, जितना भी दिन बाद आए, वो जो कार्य दिवस होगा वही उसकी अंतिम तिथि होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, अंतिम तिथि क्या होती है, समझ आ गई होगी। ठीक, तो अब ये ऐसा ही समझा रहा हूँ, बस समझ जाइएगा, और पूछ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अंतिम तिथि। ठीक, तो कब फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के, सपोज अब 1 तारीख को क्या आया आपका, निर्वाचन की अधिसूचना आई। चलो एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे अभी एक पंचायत उपचुनाव हुआ था, कब हुआ था आपका 28, मतलब अभी 20 जनवरी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 20 जनवरी 2022 को। ठीक है, एक उपचुनाव हुआ था, तो इसके लिए ना निर्वाचन की अधिसूचना जो आई थी वो आया था आपका 28 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 28 दिसंबर 2021 को जो पंचायत उपचुनाव हुआ था, पंचायत उपचुनाव हुआ था, इसका एक डेट आया था 28 को, क्या आया था आपका नामांकन पत्र की, मतलब सॉरी, निर्वाचन की अधिसूचना जारी हुई। और ना 3 जनवरी 2022 ये क्या था आपका लास्ट डेट था, क्या था आपका, ये लास्ट डेट था। अब ये लास्ट डेट के बाद ना अगले दिन, मतलब अगले दिन से कितना तारीख से आपका 4 तारीख, तो 4 जनवरी से क्या चालू हो गया था आपका स्क्रूटनी, समीक्षा जारी, मतलब समीक्षा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और अगले 3 दिन तक 4, 5 और 6 तारीख तक क्या होती है, उसकी समीक्षा होती है। ठीक, तो ये याद रखना, ये बस ऐसे समझा रहा हूँ, और डेट भी याद रख सकते हो। लेकिन अभी तो और एक उपचुनाव हो गया था 28 जून 2022 में एक और पंचायत का उपचुनाव हुआ है। ठीक है, तो इसको सबको बताऊंगा, अभी रहने दो, अभी आगे जब अपडेट पढ़ेंगे करेंट थोड़ा सा और लास्ट में इसको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल इन सब से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे डेट को एक बार हम लोग लास्ट में देखेंगे जब निर्वाचन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो अब ये क्या हो गया हम लोग का, तो अगला कार्य दिवस क्या होगा, अंतिम डेट होगा। ठीक, तो क्या बोल रहा था कि फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या होगा, जो फॉर्म की जो स्क्रूटनी है वो कब से स्टार्ट होगी, तो अंतिम तिथि के ठीक अगले दिन से क्या होगा आपका स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी करता है। ठीक है, अब देखो कहाँ होती है, अरे भाई अब जहाँ फॉर्म जमा किया गया है वहीं होगा, कहाँ होती है। ठीक है, कहाँ होती है, तो कहाँ फॉर्म जमा करके आओ, रिटर्निंग अधिकारी के पास।
तो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में होगा। ठीक, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में। ठीक है, कहाँ जहाँ स्क्रूटनी होगी, तो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में आपका क्या होगा, स्क्रूटनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ये क्या हो गया आपका, नामांकन पत्रों की समीक्षा। अच्छा, थोड़ा सा और देखना कि अब देखो, अब समीक्षा होगी तो प्रोसेस क्या होगा। ठीक, तो कौन से जो पत्र हैं वो वैध होंगे और अवैध होंगे, इसके लिए तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वैधता की जांच होगा। ठीक, वैधता की जांच होगा। अब क्या करेगा, नामांकन पत्र क्या होगा, नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जाएगा, अवैध हो जाएगा यदि करके ऐसे लिख देता हूं, बस समझ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट ये है कि आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे समझ आ जाएगा, अब देखो क्या है, मैंने बताया था कि जो संविधान का अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद 243F, इसमें क्या बताया गया है, निरर्हताओं के बारे में बताया गया है। जो पंचायत के पदाधिकारी हैं उनकी निरर्हताओं के बारे में किसने बताया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 243F में बताया गया है। मैंने ये बताया था, अगर कोई भी कैंडिडेट इन सारी चीज़ों को जो मैंने लिस्ट बताया था, एक तरफ मैंने क्या बताया था, योग्यता का बताया था, एक तरफ मैंने फेल्यूर का बताया था कि कौन कौन लोग अयोग्य होंगे। तो अगर संविधान के अनुच्छेद 243F में वर्णित, अगर समझ लो 100F में जो लोग हैं, ठीक, वो क्या होंगे, अयोग्य हो जाएंगे। दूसरा, यदि वह योग्यता, मतलब जितना भी मैंने योग्यता बताया है, इसको क्या करता है, अगर फुलफिल नहीं करता है तो भी वो क्या हो जाएगा, नामांकन पत्र क्या होगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, जैसे योग्यता क्या बताया था कि कम से कम 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए, ठीक है, अपना हस्ताक्षर करना आना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी योग्यता मैंने बताई थी। तो अगर वो नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, उसका नामांकन पत्र एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 4-5 भरे पड़ा है, ले रे कहूँ मैं तो जीत बेच करूँ करके, तो भी वो क्या हो जाएगा, शुरू का 2 एक्सेप्ट होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ढंग से भरा ही नहीं है तो भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा, 2 वार्ड ऐसे बढ़िया भरा है तो भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, नामांकन पत्र अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगर प्रस्तावक का सही हस्ताक्षर नहीं है, प्रस्तावक जो प्रपोजर है उसका हस्ताक्षर क्या है, उसका सिग्नेचर सही नहीं है, ठीक, तो भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा। और याद रखना, अगर उसने क्या शपथ पत्र नहीं जमा किया है, सिर्फ पंच को छोड़ के ना, क्योंकि पंच को शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, अगर शपथ पत्र जमा नहीं किया है, और क्या है, आपका प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं किया है, पता चलता है सरपंच बोला अरे भैया पंच को 50 रुपये लेते हो, हमसे 1000, हम भी 500 बस देंगे, ठीक, ऐसा कुछ कुछ। ठीक, तो क्या होगा, अगर प्रतिभूति निक्षेप जमा ना किया हो, तो ये सब क्या है आपका, इस तरीके से नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर सकता है कौन, रिटर्निंग अधिकारी। ठीक, तो ये सब चीजें याद रखना। तो ये क्या हो गया आपका, नामांकन पत्रों की समीक्षा। ठीक है, चलिए और देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं, फिर देखते हैं। अब हम लोग सपोज अब बढ़िया से मस्त बेचारा रिटर्निंग अधिकारी एक एक मस्त जांच कर रहा है, किसी का नाम देख रहा है, किसी का कुछ देख रहा है। अब क्या होता है, ऐसे जांच करते करते पता चला अरे एक जने कैंडिडेट बचा, अब क्या करेगा, अब एक ही जने कैंडिडेट हो, एक को जने नहीं बचा, सभी का रिजेक्ट हो गया, तो पता चलता है सब गलत की गलत। गाँव में कहाँ उतना पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आजकल की बात अलग है भाई, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन पहले गाँव के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं रहते थे। और कानून भी कब बना, 1993 में। ठीक, जब 1993 में बना है तो उन परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाया गया है। ठीक, तो अब पता क्या चला कि बढ़िया नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी मस्त पढ़ा लिखा है, एकदम बढ़िया से चेक किया, चेक करते करते पता चला एक को जने का सही फॉर्म नहीं हुआ और सबका रिजेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ठीक, तो अब क्या होगा, अगर सबका फॉर्म रिजेक्ट ही हो गया तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर एक भी नामांकन पत्र सही नहीं पाया गया तो क्या होगा, जो भी नंबर का था देख लेंगे। ठीक, यदि सभी फॉर्म क्या हुआ, यदि सभी फॉर्म अवैध पाए गए तो, यदि सभी फॉर्म अवैध ही पा गए तो अब क्या होगा, अब क्या होता है, अब एक रिव्यू ऑफिसर आता है। ठीक है, यदि सभी फॉर्म को अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है ना, तो एक रिव्यू ऑफिसर आता है। ठीक है, रिव्यू ऑफिसर को पुनरीक्षण अधिकारी, ठीक, पुनरीक्षण अधिकारी, ठीक,
एक क्या आता है आपका, रिव्यू ऑफिसर आता है, ठीक है। एक होता है आपका पुनरीक्षण अधिकारी, एक रिव्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो देखो रिव्यू ऑफिसर कौन कौन होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना। जो पुनरीक्षण अधिकारी है, देखो अब एक ही जन है तो बेचारा सबको नहीं कर सकता ना, ग्राम पंचायत का भी, जनपद पंचायत का भी, जिला पंचायत का भी, तो थोड़ा उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया है रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो देखो अपना क्या होता है, एक तो हमारा ग्राम पंचायत है, एक हमारा जनपद पंचायत है, और एक क्या है हमारा जिला पंचायत है, ठीक है। तो रिव्यू ऑफिसर कौन कौन होंगे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के लिए जो रिव्यू ऑफिसर होता है वो होता है आपका अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, ठीक है। ग्राम पंचायत के लिए कौन होता है, अनुविभागीय अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू, ठीक है। इसको और लिख लेना राजस्व करके, ठीक। तो ये क्या होता है आपका अनुभागीय अधिकारी राजस्व। जो SDOR है वो क्या होगा, ग्राम पंचायत के लिए पुनरीक्षण अधिकारी होगा। जनपद पंचायत के लिए होता है आपका कलेक्टर, ठीक। जनपद पंचायत के लिए होता है आपका कलेक्टर, और जिला पंचायत के लिए होता है आपका संचालक पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत के लिए कौन होता है आपका संचालक पंचायत, जो है रिव्यू ऑफिसर होता है, पुनरीक्षण अधिकारी होता है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इन लोग जितने भी अवैध पाए गए हैं पत्र, उसका क्या करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे, फिर से उसको जांच करेंगे, ठीक है। फिर से जांच करने के बाद क्या करेंगे, अब फिर से जांच कर लिया, अब जांच करने के बाद देखा गया कि हाँ रे भाई कुछ लोग का सही से फॉर्म था, ठीक है, कुछ लोग का मतलब अच्छे से फॉर्म था, कुछ लोग का रिजेक्ट हो गया और कुछ लोग का पास हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ लोग का जो रिजेक्ट हो गया वो तो गए, अब कुछ लोग का पास हो गया, उसका क्या होगा, तो सूची का क्या होगा, प्रकाशन होगा, सूची का प्रकाशन, ठीक। पुनरीक्षण हो गया तो क्या हो गया, अब जिन जिन लोग का नाम आ गया उन लोग की सूची को क्या कर दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिव्यू, ये एक केस है ना, यदि सभी फॉर्म अवैध हो गए तब की केस है, ठीक है, या एक दो ठो बच गया तो, या फिर जैसा भी हो, ठीक। याद रखना यदि सभी फॉर्म क्या है अवैध हो जाए तो पुनरीक्षण अधिकारी क्या करता है, सब फॉर्म की फिर से निरीक्षण करता है, फिर से उसकी समीक्षा होती है, और उसके बाद जिन लोग का नाम आया तो आया, और सपोज कोई नहीं आया, सबका गलत ही निकला, तो क्या करेगा, कुछ नहीं, सबका फॉर्म गलत निकला, फॉर्म क्या हुआ, गलत था, सबका फॉर्म गलत है, तो क्या करेगा, चुनाव को स्थगित कर देगा, चुनाव क्या हो जाएगा, स्थगित, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ठीक, स्थगित हो जाएगा। कौन करेगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। सूचना किसको देगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को देगा, ठीक। ये क्या है आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन को देगा कि अरे यार सब जन गलत फॉर्म भरे हैं, सब जो आदमी हैं, ऐसा करके क्या करेगा, चुनाव को स्थगित कर देगा, फिर से फॉर्म भरवाएंगे, ठीक। तो ये क्या है आपका नामांकन पत्रों की समीक्षा, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक। इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं अगला देखते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो हो गया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरे जाने के बाद क्या होगी, नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। अब नामांकन पत्रों की समीक्षा हो गई तो अब क्या होगा, अब होगा नामांकन पत्र या सूची का क्या होगा, प्रकाशन होगा। अंतिम नहीं ना, पहली बार अब सूची, अब कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं, किनका किनका नाम कट गया है, ठीक, तो उनका क्या होगा, सूची का प्रकाशन होगा, ठीक है। क्या लिखूं, अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन लिख देता हूं, ठीक है। अभ्यर्थिता छोटा ही रहेगा, अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन, ठीक है। अब क्या होगा, अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन होगा। तो अभ्यर्थिता सूची के प्रकाशन में क्या क्या होगा, अब इसमें भी दो चीजें होगी, कुछ फॉर्म क्या होगा, कुछ वैध होगा, ठीक है, कुछ फॉर्म वैध हुआ और कुछ क्या होगा, अवैध होगा, ठीक, कुछ वैध होगा कुछ अवैध होगा। अब समझो, अब कुछ अगर देखो कुछ अभ्यर्थी हैं, सपोज ABCD बढ़िया ये लोग फॉर्म भरे थे, ABCD ये लोग बढ़िया फॉर्म भरे, मान लो AC पास हो गया, ऑल क्लियर, ठीक है। मान लो AC का क्या हो गया, फॉर्म आ गया, और BD का फॉर्म क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। किसका कर दिया गया, जो BD का है, ठीक है, इसका क्या हुआ, फॉर्म अवैध घोषित हो गया। अब क्या, तो अब जो रिटर्निंग अधिकारी है, इन लोग का तो चलो नाम अच्छे से आ गया, अच्छे से फॉर्म भरे होंगे, इन लोग कुछ गलती किए होंगे, तो क्या गलती किए हैं इनको तो बताने का हक होगा, जानने का हक होगा कि क्यों हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इसको क्या करेगा, रिटर्निंग अधिकारी अगर किसी भी
जो अभ्यर्थी है उसका नामांकन पत्र को अगर रिटर्निंग अधिकारी अवैध घोषित करता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बीडी को क्या करेगा, रिटर्निंग अधिकारी को कारण बताना होगा। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी को क्या होगा, कारण बताना होगा कि क्यों मेरा नाम सही नहीं है, मतलब क्यों मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। भाई इसको तो हक है ना कि मेरा फॉर्म क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिटर्निंग अधिकारी उसको कारण बताएगा कि देख भाई एक कारण है कि तोर फॉर्म ला मैं एक्सेप्ट नहीं करे हो, तय अपन बाबू के नाम ला गलत लिखे रहे, कि तय अपन दाई के नाम ला गलत लिखे रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ भी कारण होगा ना, ऐसे मतलब बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। ठीक, तो अवैध हो गया बीडी का फॉर्म। अगर इसको लगता है नहीं तय गलत पढ़े, मैं अपन बाबू के नाम ला गलत लिखे हूँ, तय नहीं जानत हो, तो क्या करेगा, बीडी को अपील करने का हक होगा। क्या करने का हक होगा, इसको अपील करने का हक है। ठीक है, अपील करेगा। भाई उसको लगेगा हाँ तय मोर बाबू के नाम ला बने जान दे कि मैं जान हूँ ऐसा करके, तो क्या करेगा, अपील करेगा। एक एग्जाम्पल है ना, थोड़ा ऐसे समझना। ठीक, तो अवैध घोषित हो जाता है किसी अधिकारी का बीडी का, तो वो क्या करेगा, अपील करेगा। अब देखो फिर से वही काम, कहाँ अपील करेगा, तो भाई अब सब जन एक ही जगह कर देंगे तो थोड़ी चलेगा, अलग अलग जगह करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और एक है आपका जिला पंचायत। ठीक, अब देखो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, जिला के लिए कलेक्टर होता है। भाई कलेक्टर होता है तो कलेक्टर के खिलाफ अब अपील करना है तो अब कलेक्टर के पास थोड़ी जाओगे, उससे कुछ बड़ा अधिकारी होगा उसके पास जाओगे। ठीक, तो जिला में जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, सॉरी जो अपीलीय अधिकारी होता है वो होता है आपका संचालक पंचायत, संचालक पंचायत। ठीक है, जनपद में वो डिप्टी कलेक्टर कम से कम कितना होना चाहिए, तहसीलदार रेंज का होना चाहिए, मैंने बताया था। लेकिन जनरली जो है ना, जो एसडीओ होता है उसी को ना जनपद पंचायत के क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी बना दिया था। सामान्यतः है ना, जरूरी नहीं है, उसको कम से कम तहसीलदार के पद का होना चाहिए। ठीक, लेकिन मान लो कि अब जनरली जो होता है उसमें एसडीओ रहता है ना, वही रिटर्निंग अधिकारी होता है। अब उसके रिव्यू मतलब उसके द्वारा किसी फॉर्म को गलत बताया गया तो अब उससे कोई छोटा अधिकारी बोलेगा नहीं यार था गलत सलत बना था वो सही करे, तो अच्छा नहीं लगेगा। उससे कुछ बड़ा अधिकारी बोलेगा तो समझ आएगा। ठीक है, तो देखो जनपद पंचायत के क्षेत्र में जो अपीलीय अधिकारी होगा वो कौन होता है, आपका कलेक्टर। ठीक, और यहाँ पे आपको समझो कि तहसीलदार क्या था, आपका तहसीलदार रिटर्निंग अधिकारी था, नायब तहसीलदार क्या था, आपका रिटर्निंग अधिकारी था। तो उसके जांच के लिए आपका होता है SDO रेवेन्यू। ठीक, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू, अनुभागीय अधिकारी। ठीक है, तो देखो अगर किसी व्यक्ति का फॉर्म अवैध घोषित कर दिया जाता है तो वो रिटर्निंग अधिकारी को कारण बताना पड़ेगा। अब कारण बताया और उसको लगा अभ्यर्थी अरे मैं तो देख रहे एक पूरा देख देख के भरे हो, जितना भरे रही महू तो भरे हो, तो कैसे मोला फॉर्म ला गलत कर देवे। ठीक, तो वो क्या करेगा, अपील करेगा। कहाँ करेगा, तो ग्राम पंचायत के जो है पंच सरपंच के लिए जो फॉर्म भरेंगे वो एसडीओ को अपील करेगा। जनपद पंचायत क्षेत्र में जो सदस्यता के लिए फॉर्म भरे होंगे वो कलेक्टर को करेगा, और जिला पंचायत क्षेत्र में जो सदस्यता के लिए फॉर्म भरे होंगे वो संचालक पंचायत को क्या करेगा, अपील करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। चलिए ठीक, तो ये क्या हो गया आपका अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन। ठीक है, तो अब देखो अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन हो गया तो अगला स्टेप क्या होगा। अब इन लोग का तो बेचारे लोग का चलते रहेगा। अब सपोज अब इन लोग का भी नाम आ गया, सपोज चलो क्या देखते हैं, डी का सही में वास्तव में गलत पाया गया और बी का बढ़िया सही था, तो अब वो तो इधर आ जाएगा वैधता वाले में। ठीक है, मान लो भाई मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ ना, अच्छे से समझना, कोई ऐसा नहीं समझाता है। ठीक, सपोज अब बी का रिव्यू हुआ बढ़िया से और कलेक्टर लोग को नहीं यार बेचारा बढ़िया सही सही भरे, पूरा डिक्टो एक किला छाप दे है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वैध आ गया, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब वैध आ गया तो देखो अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन हो गया। तो अब क्या होगा, अभ्यर्थिता सूची के प्रकाशन के बाद अगला स्टेप क्या था हमारा, अगला स्टेप है नाम वापसी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाम वापसी। ऐसे पूरा अच्छे से याद रखना ना, जैसे बता रहा हूँ एकदम सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ठीक, नाम वापसी। तो अब क्या होगा, जिन लोग का वैध पाया गया है, जिन लोग का रोल लिस्ट में बढ़िया नाम आ गया है, तो अब क्या करेगा वो, या तो अब नाम वापस ले लेगा, या तो का क्या है नाम वापस ही लेना है अगला स्टेप। ठीक, तो क्या है नाम वापसी, और नहीं लिया तो बढ़िया है भाई चुनाव लड़ेगा, हार जाएगा, जमानत जब्त हो गया तो भी अच्छी बात है, जीत गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या हो गया वैधता। तो अब क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा आपका नाम वापसी का। ठीक, चलो नाम वापसी, तो नाम वापसी के लिए क्या करेगा,
क्या करना पड़ेगा नाम वापसी के लिए? आवेदन करना पड़ेगा भाई। तो नाम वापसी के लिए आवेदन करना होगा। किसको आवेदन करना होगा? तो भाई कौन है, सर्वे सर्वा कौन है? रिटर्निंग अधिकारी। तो रिटर्निंग अधिकारी को, ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी को क्या करेगा? नाम वापसी के लिए आवेदन करेगा। अच्छा ठीक है भाई, तो कौन करेगा भाई? ये भी तो सवाल आ जाता है ना कि कौन करेगा। चलो देखते हैं कौन करेगा। ठीक, कौन करेगा? तो मैंने बताया था कि फॉर्म कौन कौन भरते हैं, या तो उम्मीदवार स्वयं भर सकता है या तो प्रस्तावक भर सकता है। ठीक है, कौन कौन कर सकता है? तो मैंने बताया था 2 लोग का नाम, या तो उम्मीदवार, भाई यही तो फॉर्म भरता है, या तो उम्मीदवार का प्रस्तावक। ठीक है, या तो उम्मीदवार स्वयं आवेदन करेगा नाम वापसी का, या तो प्रस्तावक करेगा, क्योंकि फॉर्म भरने भी उम्मीदवार ही जाता है या तो उसका प्रस्तावक जाता है। ठीक है, तो अगर उम्मीदवार भी नाम वापसी के लिए आवेदन करता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वापिस हो जाएगा। और यदि प्रस्तावक करता है, चलो थोड़ा सा देखना, अगर उम्मीदवार करता है ना, उम्मीदवार अगर क्या करता है? आवेदन करता है किसके लिए? नाम वापसी के लिए, तो तत्काल हो जाएगा। लेकिन प्रस्तावक करता है तो थोड़ा सा जांच तो करना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं करके। तो क्या होगा? जांच। ठीक, जांच होगा। जांच होने के बाद क्या होगा? अब 2 केस हो सकता है, या तो ये सही में नाम वापसी लेना चाहता होगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक, और अगर नहीं, ये वास्तव में नहीं, मतलब ये जो एप्लीकेशन की है वो सही है तो रद्द हो जाएगा, और सही नहीं है तो क्या होगा? रद्द नहीं होगा। ठीक है, रद्द नहीं होगा। अरे भाई प्रस्तावक है, कोई घूस वूस दे दिया तो पैसा वैसा दे दिया, ये ले भाई वो तोर वाला उम्मीदवार के नाम लो वापसी के चक्कर में फंसा दे, ते कर्म हो जाए करके, तो क्या होगा? अगर प्रस्तावक करता है तो जांच होगा, जांच होने पर अगर सही पाया जाता है तो रद्द हो जाएगा, और जांच होने पे गलत पाया जाता है तो रद्द नहीं होगा, और इसके खिलाफ क्या होगी? कार्यवाही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ें याद रखना। और कुछ? अच्छा, अब कौन करेगा तो कब तक करेगा ये भी तो जरूरी है ना। कहाँ करेगा ये तो पता है, आवेदन करना होगा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में, रिटर्निंग अधिकारी को। कौन करेगा? तो उम्मीदवार स्वयं कर सकता है। अगर उम्मीदवार करता है तो तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा, और अगर प्रस्तावक करता है तो थोड़ा सा जांच करना पड़ेगा कि सही में कह रहे हैं कि नहीं रे करके। ठीक है, अब देखो कब तक किया जाएगा। ठीक है, कब तक किया जाएगा। ठीक है, कब तक किया जाएगा तो वो भी देख लो, कब तक किया जाएगा। तो देखो, सूची प्रकाशन हुआ जिस तारीख को ना, सूची प्रकाशन, ठीक है, सूची प्रकाशन के अगले 3 दिन तक। ठीक, अगले 3 दिन तक क्या कर सकता है वो? नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। सपोज सूची कितना तारीख को आया? 4 तारीख को, तो 4, 5, 6 तारीख तक क्या कर सकता है वो? नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, कुचर पुचर हो गया है। चलिए यहाँ तक याद रखना, इस साइड को मिटा रहा हूँ। ठीक है, अवैध वाला तो समझ आ गया क्या होगा, कैसे अपील करेगा। अब देखो कहाँ पे थे हम लोग, कब तक किया जाएगा तो बता दिया मैंने कि जिस दिन सूची का प्रकाशन हुआ है उस दिन से अगले 3 दिन तक वो क्या कर सकता है? नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब सूची का प्रकाशन के अगले 3 दिन तक आवेदन कर दिया गया। अब कुछ केस देखो, ठीक है, नोट करके याद रखना, नोट क्या ऐसे याद रखना। केस देखो, केस 1, ठीक है, पहला केस देखो। अब देखो क्या होता है, सपोज ए ने भी नाम वापसी ले लिया और सी ने भी ले लिया, तो अब कौन बच जाएगा? अकेले कैंडिडेट ए बच जाएगा। तो क्या होगा? अकेले कैंडिडेट ए बच गया, इसने भी अपना नाम वापस ले लिया, बी ने भी ले लिया, सी ने भी ले लिया, तो अब कैंडिडेट ए अकेले बच गया। तो अगर देखो संवीक्षा से कौन गया? डी गायब हो गया, और सी और बी ने क्या किया? अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? संवीक्षा या नाम वापसी के बाद यदि केवल एक कैंडिडेट, एक
उम्मीदवार, ठीक है, यदि केवल एक उम्मीदवार शेष हो तो, ठीक है। पहला केस क्या है, संवीक्षा और नाम वापसी के बाद यदि केवल एक उम्मीदवार शेष हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, क्या होगा, निर्विरोध, बस कोई चुनाव ही की जरूरत नहीं है भैया, अकेले कैंडिडेट बचा है तो वह उम्मीदवार क्या होगा, वह उम्मीदवार निर्विरोध, क्या हो जाएगा, वह कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिया जाएगा। ठीक, किसी भी वार्ड से अगर संवीक्षा हुई और नाम वापसी के बाद केवल एक कैंडिडेट शेष बच जाता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, निर्विरोध उम्मीदवार, या उम्मीदवार क्या, वो कैंडिडेट क्या जीत ही गया तो निर्विरोध पंचायत अधिकारी बन जाता है। ठीक है, देखो अब इसका क्या करेगा, अगर बन जाता है तो अब रिटर्निंग अधिकारी को पता है अकेला बचा है करके, तो क्या करेगा, अरे भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन को, किसको, राज्य निर्वाचन आयोग को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या करेगा, सूचित करेगा कि दो फलाना गांव में एक जन कैंडिडेट बची से अब वो चुनाव करवाएला नहीं पड़ा है, ऐसा करके कौन करेगा, रिटर्निंग अधिकारी किसको बताएगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के माध्यम से। अब डायरेक्टर थोड़ी जाएगा भाई, वो थोड़ा ऊपर का पोस्ट है तो क्या करेगा, पहले इसको बताएगा और इसके माध्यम से क्या करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या करेगा, सूचित करेगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं, केस सेकेंड। ये अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना क्योंकि आगे आएगा। ठीक है, देखो अगर कोई कैंडिडेट है, क्या कर लिया, अगर सपोज इसमें क्या किया था, सी और बी ने क्या किया, अपना नाम वापस ले लिया, सी और बी क्या किए, अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, तो देखो कोई भी कैंडिडेट ना नाम वापसी के बाद, नाम वापसी होने पर, ठीक है, नाम वापसी होने पर मैंने बताया था क्या होगा, जमानत राशि वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नाम वापसी होने पर जमानत राशि वापस करनी होगी। ठीक है, जितना भी था बढ़िया पंच का था, दे रहे 50 रुपया, आधा पौवा तो आवेज कर ही, ठीक, आजकल पता नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, नाम वापसी के बाद क्या हो जाएगा, जमानत राशि वापस करना होगा, एक हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना, अब ये जो कैंडिडेट है ना पुनः आवेदन नहीं कर सकते, पुनः आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, गिरे 50 रुपया में का आया ही, कल फिर से चलो फिर भर दो फॉर्म, तो पुनः आवेदन नहीं कर सकते, ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक, चलो ठीक है, समझ आ गया ना। अगर कोई भी कैंडिडेट नाम वापसी करता है और उसका नाम वापस कर दिया जाता है तो उसको क्या है, उसका जो जमानत राशि है वो वापस कर दिया जाता है, लेकिन अब वह पुनः आवेदन नहीं कर सकता। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखना। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, केस एक देखें, यदि समीक्षा या नाम वापसी के बाद केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाता है तो वह उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया जाएगा। इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य इलेक्शन कमीशन, क्या बोलते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। ठीक, चलिए दूसरा केस देखते हैं। अगर मृत्यु की, किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद या मृत्यु होने पर, ऐसे लिखो, उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर यदि एक उम्मीदवार ही शेष बचे हो या बचा हो तो, ठीक है, अगर मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाने के बाद मतलब सपोज सी भी नहीं पड़ गया, बी भी नहीं पड़ गया, अकेला ए बच गया, मैं तो निर्विरोध भैया जीत गए, इसको मरवा देता हूँ, इसको भी मरवा देता हूँ। ठीक है, अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप देखे तो होगे पिक्चर में। ठीक, तो क्या होगा है, ए क्या करेगा, इसको भी मरवा देता हूँ, इसको भी मरवा देता हूँ, मस्त, और फिर निर्विरोध पंच बन जाऊंगा। अरे ठीक है, क्या करेगा, निर्विरोध पंच बन जाऊंगा करके बेचारा बी और सी को निपटवा दिया, तो क्या होगा, मजाक कर रहा हूँ ना। याद रखना, अगर एक कैंडिडेट बच जाता है, मतलब उम्मीदवारों की मृत्यु के बाद अगर एक कैंडिडेट बचता है ना, तो चुनाव नहीं होगा,
चुनाव, देखो अगर नाम वापसी और समीक्षा के बाद एक जने बच जाता है ना तो वो निर्विरोध बन जाएगा, लेकिन अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर यदि एक उम्मीदवार शेष रह जाता है तो वह निर्विरोध अधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाएगा। नहीं तो यही तो होगा, यार जीत जाऊं करके दोनों को निपटवा देगा तो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में बच जाए तो चुनाव क्या होगा, स्थगित कर दी जाएगी, ठीक है। चुनाव क्या होगा, स्थगित कर दी जाएगी। और इस स्थगन की जानकारी कौन देगा, तो रिटर्निंग अधिकारी किसको देगा, राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग को सीधा दे सकता है, नहीं किसके माध्यम से देगा, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के माध्यम से देगा, ठीक है। तो चुनाव स्थगित कर दी जाएगी, इसकी सूचना राज्य जो रिटर्निंग अधिकारी है राज्य निर्वाचन आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से देगा। तो अब क्या होगा, अब चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, ठीक। अगर चुनाव को अब स्थगित कर दिया गया है तो फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, अब एक नया डेट आएगा, फिर से अधिसूचना जारी होगी, ठीक। इसको मिटाता हूँ। अब देखो अब क्या हुआ, मृत्यु के बाद क्या हो गया है कि चुनाव को स्थगित कर दिया गया। स्थगित का मतलब है कि चुनाव होना है, रद्द तो नहीं किया है, ठीक है। स्थगित होना है मतलब फिर अगले डेट में आएगा, तो फिर से समय सारणी कौन तैयार करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। अधिसूचना कौन जारी करेगा, आम चुनाव ही होगा ना, उपचुनाव नहीं होगा। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है आपका आम चुनाव होता है, ठीक, जनरल इलेक्शन होता है, और एक क्या है, उपचुनाव होता है। तो ये उपचुनाव नहीं है क्योंकि स्थगित वाला है, स्थगित वाला आम चुनाव ही होता है, ठीक है। और जो सपोज कोई कैंडिडेट नहीं, कोई जैसे सरपंच ही मर गया, अब सरपंच के मर जाने के कारण यह पद रिक्ति के कारण, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर पद रिक्ति होती है और उस पद को भरा जाता है, कौन सा बताया था मैं, धारा 37 याद रखना, ठीक। धारा 37 में क्या था, पद रिक्तियों के बारे में बताया गया। तो कोई भी पद अगर रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए क्या होता है, उसको भरने के लिए होता है उपचुनाव। लेकिन विघटन के बाद अगर कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो स्थगित चुनाव ही क्यों ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आम चुनाव बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि चुनाव स्थगित कर दी जाएगी, तो अब स्थगित कर दी जाएगी तो क्या होगा, फिर से अधिसूचना जारी होगी, फिर से क्या होगा, नामांकन पत्र भरे जाएंगे, नामांकन पत्र भरे जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे, ठीक है। अब नामांकन पत्र भरा जाएगा तो अब देखो दो केस क्या, बाकी सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। नया कैंडिडेट, जो नया उम्मीदवार है, ठीक, वो तो फॉर्म भर ही सकता है, ठीक। अब सपोज एक जने बेचारा बचा हुआ तो क्या वो फिर से फॉर्म भरेगा, नहीं, ठीक है। तो जो शेष जो कैंडिडेट था, ठीक है, शेष उम्मीदवार को पुनः फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। पुनः फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी मतलब चल यार तो पहले से भरदार है तो समीक्षा हो गया, काबत और मैं फिर डबल काम करूँ, ठीक। तो उसको क्या है, फिर से नामांकन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब सोचो जो बीसी लोग, गाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जो बी और सी क्या किया था, ये लोग अपना नाम वापस ले लिए थे, ठीक है। कौन, ऐसे लिखता हूँ, जो सी और बी है ये क्या किए थे, अपना नाम वापस ले लिए थे, ठीक है। तो क्या ये पुनः आवेदन कर सकते हैं, सर आप तो बोले थे नहीं कर सकते हैं, ना ना ना, अगर स्थगित वाला है ना तो वो फिर से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम वापसी लेने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब 50 रुपये हमारे कुछ नहीं मिले, चल बने हुए एक फिर फॉर्म भरेगा मिल गए, तो वो क्या करेंगे, फिर से आपका नामांकन पत्र भर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक एक चीज़ को इस तरीके से घुमा के स्टेटमेंट में डालेगा ना, अगर इस तरीके से क्लियर एक एक चीज़ नहीं रहेगा तो आपको नहीं बनने वाला है। इसलिए एक एक चीज़ को मैं डिटेल में बता रहा हूँ और अच्छे से याद रखना, ठीक है। रिकॉर्डिंग है भाई, रिकॉर्डिंग टाइप से ही पढ़ेंगे, ठीक है, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख सकते हो, ठीक। चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन हो गया और हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक। जितना भी चीज़ होता है एक्चुअली, जितना दिया हुआ वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब क्या होगा, अब हर चीज़ हो गया। अब
अंतिम सूची का प्रकाशन, मतलब जो अभ्यर्थिता है उसकी अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। चलिए वो भी देखते हैं। अब क्या होगा, अब देखो अंतिम सूची का प्रकाशन, मैंने बताया था अगला स्टेप क्या होगा, नाम वापसी के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन। ठीक है, अंतिम सूची का प्रकाशन तो कौन करेगा, तो भाई कौन करेगा, एक ही जने तो है, सर्वे सर्वा, कौन करेगा। ठीक, कौन है सर्वे सर्वा, तो रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर। फिर सवाल आता है कब करेगा, कब करेगा। ठीक, कब करेगा, नाम वापसी के अंतिम तिथि के अगले दिन। ठीक, नाम वापसी के तिथि के अंतिम दिन की ठीक अगले दिन। ठीक, ठीक अगले दिन क्या कर देगा वो, आप लोग की जो फाइनल है, ठीक है, कौन करेगा नहीं भाई, कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा, तो नाम कब लिखा था भाई, सही लिखा था। ठीक है, कब करेगा, तो नाम वापसी के तिथि के अंतिम तारीख के ठीक अगले दिन क्या कर देगा, जो अंतिम सूची है उसका प्रकाशन कर देगा। इस बार नाम जो है ना फाइनल, फुल एंड फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम सूची का प्रकाशन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको पता ही होगा, क्या है, चलिए कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कमेंट करके बताइएगा कि अगला स्टेप है आपका चुनाव चिन्हों का आवंटन। ठीक, ये कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।